वोट तो दिलवा रहे हैं, मगर ऐसे ना हो कि आप वोट लेके आंखें भर जाए। जब मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो, और जब मुसीबत से निकल जाते हो तो गला पकड़ते हो। पाकिस्तान के मंसूबे निकाल के देख लें कि उसमें से नून लीग के मंसूबे कितने। सिंध के जो हालात है, मैंने पहले भी कहा था, ये कहानी फिर से ही। वफाक की तरक्याती मंसूबे, उसमें हमारा भी इतना हिस्सा है। वफाक का मतलब सिर्फ पंजाब है क्या? वफाक का मतलब सिर्फ मरकजी हुकूमत है क्या? ऐसा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि पीका एक्ट लागू होने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आवाज को जो है वो रोक लेगी, तो वो उसकी भूल है। उनको सोचना पड़ेगा अलायंस के बारे में। आज तक हमें ये नहीं पता लगा कि हम नून लीग के साथी हैं। ये जो गवर्नमेंट चल रही है, ये तो पीपल्स पार्टी की वजह से चल रही है। गवर्नर साहब को मेरा ख्याल है कि अपने पंजाब तक जो है वो रखे। ये फेडरल में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनकी लीडरशिप बैठी है। पूरा पाकिस्तान 47 पे है, पूरा अटक 47 पे है, पूरा पिंडी 47 पे है, कराची से ढेर सारे लोग 47। फॉर्म 47 की तो गवर्नमेंट होती है भाई। वो अपनी पार्टी को बता दें कि वो भी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदनुमान तरीन हुकूमत और हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों। हमें अपने ऊपर एतबार है, न मेहरबानों पे एतबार है। न जाने हम कब नाराज हो के इस हुकूमत से और इस वजारतों को छोड़ दें, और मेरा इस हवाले से रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये वॉचिंग क्वेश्चन अब विद मोना आलम। ये जो तमाम हजरात और ख़वातीन जो बयान देते हुए नज़र आए, उसके बाद हमारे कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं है ख़ास, क्योंकि ये तमाम तर वही तनकीद के निश्तर हैं जो कि यके बाद दीगरे हुकूमती इत्तेहादी एक दूसरे पर साल भर होने के बावजूद भी बरसाते आ रहे हैं, और बल्कि मामला सीरियस से सीरियस तरीन होता जा रहा है। एक अलग अलग मामलात पे डिफरेंसेस हैं, ग्रीवेंसेस हैं। PMLN को पीपल्स पार्टी, PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी है सिंध में, कराची में बिलखुसूस, और जो अर्बन सिंध है वहाँ पर पीपल्स पार्टी वर्सेस MQM है। ये एक तवील, एक लंबा चलता हुआ सिलसिला है, लेकिन फिर भी तमाम अभी भी ये जो इत्तेहादी हैं एक साथ। लेकिन जो ये बयानात हैं, ये नहीं कहा जा सकता है इसको कि ये ऐसे ही रूटीन के मामलात हैं, छोटी मोटी चिपकलिश है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो सीरियसनेस है इनकी बात सुनाने की वजह यही थी कि आप सीरियसनेस, इसके मैग्नीट्यूड का, इन बयानात की शिद्दत का या इंटेंसिटी का अंदाज़ा बयानात से लगा सकते हैं, बयानात की नौयत से लगा सकते हैं। अलग होने तक की बात एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद बार इत्तेहादी जमातें कर चुके हैं। PMLN हुकूमत इटसेल्फ, एज अ जमात इटसेल्फ कितना अपीस कर पाई है अपने इत्तेहादियों को, ये बात आज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो DG खान में जलसा किया, उन्होंने आज एक और बड़े एम्बिशियस किस्म के अज़म का ऐलान किया है। क्या उन्होंने कहा है मैं आपको सुनाती हूँ। सवाल पूछेंगे PMLN से कि इतने एम्बिशियस अज़म, इतनी ऊंची उड़ान के तवक्कुआत और ख्वाब देखना और तवक्कुआत रखना, वो भी तब जब आपके पिवटल इत्तेहादी, आपके अक़ब में बराबर में बैठा हुआ बंदा आपसे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं है। ये मुमकिन है या नहीं है? पहले आपने अपने अक़ब में बैठे, अपने पड़ोस में बैठे अपने इत्तेहादी को मनाना है, उसके बाद आगे की बात करनी है। बट the objective, I must say, which is laid by the Prime Minister is very ambitious और अच्छा ambitious है। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है खात्मा नहीं होता, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने पुराने जारहाना अंदाज में नजर आए, सिर्फ माइक गिरने से बच गए इस मरतबा, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में ये इस दफ़ा कहा कि हिंदुस्तान को पीछे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये पॉसिबल है अमिड द हीटेड ग्रीवेंसेस अमंग एलाइज और एलाइड पार्टीज। इसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो आपने तमाम तर चीज़ें देख भी ली हैं, इस हवाले से बयानात भी तमाम सुन लिए हैं। सिर्फ एक ब्रीफ, एक ओवरव्यू, एक ओवरसाइट करते हुए चलते हैं इन्हीं तमाम मामलात की कि किन किन मामलात पे रंजिशें हैं, शिकायत हैं, और उस पर क्या क्या बयानात दोनों इतराफ से जो है वो आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर के इतराफ से जो है वो जवाबी फायरिंग और वो सिलसिला है। तो देखिएगा क्या उस पर पूरी चीज़ हमने एक अमेलगमेट की है। इत्तेहादी हुकूमत का मुस्तकबिल, ये सवाल है फिर इन्हीं के होते हुए। इत्तेहादी हुकूमत को बने हुए 1 साल हो गया, लेकिन हुकूमती इत्तेहादी जमातों में अदम एतमाद की फिजा अब तक बरकरार। पीपल्स पार्टी के नून लीग से और MQM के पीपल्स पार्टी से गिले शिकवे, हुकूमत से अलहदगी की धमकियाँ। पीपल्स पार्टी
वक्फे से अपने मुतालबात मनवाने के लिए वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाती है और दबाव डालती रही है। पीपल्स पार्टी के मुतालबात का ताल्लुक पंजाब में तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स मुहैया करने और दरियाए सिंध में से इजाफी नहरें निकालने के मसले पर है। सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी और पंजाब में सियासी सरगर्मियों के लिए बराबरी की बुनियाद पर मौके न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जिस पर गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हुए। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बजट पे भी यही इस तरह के इख्तलाफात सामने आए थे और इस हवाले से 9 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा, जबकि दिसंबर ही के आखिर में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में दोनों जमातों ने पंजाब में पावर शेयरिंग से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक किया। पिछले साल नवंबर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बयान दिया था कि वफाक में ना इज़्ज़त दी जाती है ना सियासत की जाती है, दुनिया में हुकूमत पार्टनर्स के साथ मुआहदों पर अमल करती है। वफाकी हुकूमत के पाकिस्तान मैरी टाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान शाज़िया मरीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ऐसे मुसलसल फैसले कर रही है जिन पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन हिमायत ख़त्म कर दी, वफाकी हुकूमत भी ख़त्म हो जाएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी में शिद्दत उस वक्त भी आई जब कराची के चंद ताजिरों ने एहसन इकबाल से मुतालबा किया कि कुछ अरसे के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हमें दे दें और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आप रख लें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद ने इस बात का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध के खिलाफ बयान पर कहा कि खुशामदियों से रट्टा लगवाई बातें कहलवाने से ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदल जाते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बिजली की कीमत में जो कमी हुई थी पंजाब में, उसको बेवकूफ़ी करार दिया गया और मरियम नवाज साहिबा ने इस पर कहा था कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल, जहाज़ों और गाड़ियों के काफ़िलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं और अवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। तर्जुमान सिंध, ये उन्होंने सवाल किया था मरियम साहिबा ने एज ए रिप्लाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म अपना निज़ाम दुरुस्त करें, पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज़्यादती पर चुप नहीं बैठेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी भी रद्द अमल देती हैं और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के पास कारकर्दगी होती तो बेतहाशा तर्जुमानों की ज़रूरत ना पड़ती। वज़ीर आला सिंध अपने नए 100 तर्जुमानों को ज़मीनी हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग दें। पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी बयान अमूमन देते रहते हैं और उन्होंने ये कहा, पेश हैं इसमें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का 18 माह का तजुर्बा नाकाम था, 1 साल होने को है, तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। पंजाब में पीपीपी के साथ 80% वादे पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब सिंध में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान भी हालात जो हैं खासे ऑफ नज़र आते हैं। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पर वक्तन फ़वक्तन संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद कर रही है। 16 फरवरी को एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदउनवानी, मुजरिमाना गफलत का मुज़ाहरा कर रही है, एक लवापिक रहा है और एक लावा पकड़ा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। और फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि एमक्यूएम की धौंस धमकी नहीं चलेगी, अवाम को भड़का कर हादसात की बुनियाद पर फसादात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये नाजरीन एक सिलसिला है, लंबी सी फहरिस्त है, शिकायत का अंबार लगा हुआ है। अक्सर हम बात करते हैं कि पीटीआई में कितने धड़े बन चुके हैं, कितने इख्तिलाफात हो चुके हैं, तो इसी कंटिन्यूटी में ये बात भी हमने कहा नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए कि हुकूमती इत्तेहाद के इस वक्त जो खस्ता हालात हैं। फौरी तौर पे इस पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। तमाम पार्टी से बहुत वोकल और बोल्ड स्पीकर्स माशाल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब हैं हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामले पे पीएमएलएन का रूलिंग पार्टी का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम, लर्नड लॉयर भी हैं। खुर्रम शेर जमान साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, हमें तमाम तर बहस में पीटीआई के मौक़िफ़ के साथ ज्वाइन करते हैं और बड़े टाइम बाद खुर्रम भाई को हमने प्रोग्राम्स में देखा है, तो हमारे पास ख़ास तौर पर आपको बहुत खुश आमदीद। नाज बलोच साहिबा नाजरीन पीपल्स पार्टी से वंस अगेन अ वेरी बोल्ड स्पीकर फ्राम हर पार्टी एंड अ वेरी लर्नड स्पीकर फ्राम हर पार्टी ज्वाइन करती हैं पीपल्स पार्टी के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ। आपको भी बहुत खुश आमदीद नाज साहिबा। खुर्रम साहब, ओवर टू यू। अब आप लोग तो ज़ाहिर है इस पूरी सूरत हाल को बड़ा खुशी से देख रहे होंगे, लेकिन आपकी पार्टी में भी जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी कोई कम नहीं है और आपके बहुत देरीना साथी मतलब फवाद चौधरी साहब, चूँकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो आपके साथ पार्टी में रहे हैं और आप लोगों ने साथ इकट्ठे काम भी किया है, वो तो बाकायदा आपने देखा है किस तरह के आजकल बयानात दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें हो रही थी, तहरीक इंसाफ का पूरा अजड़ बगैर सियासी जमातों के से मुशावरत की है, चीफ जस्टिस से मिलने पहुंच गया। इस क़यादत के होते इमरान खान की रिहाई सिर्फ एक मौजज़ा होगी। वाक़तन ये बात सही है कि प्रेजेंट डे जो पीटीआई लीडरशिप है उनके होते हुए ये मायूसी का आलम है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
مجھے شو پہ لینے کے لیے. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ آج شاید میں 2 سال کے بعد ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, پہلا شو آپ ہی کا ہی ہے. اچھا جی, میں سب سے پہلے تو آج کیونکہ آپ کے کولیگ بھی تھے ارشد شریف آج ان کی سالگرہ ہے, تو آج ان کی سالگرہ کے دن میں جو ہوں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کے گھر والوں کو, ان کی بیگم صاحبہ کو اور ان کی والدوں کو صبر عطا فرمائے. اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے قاتل ہیں ان کو جلد سے جلد جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اس کے بعد آج پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. ایشیا کا سب سے بڑا جو بار ہے لاہور بار, وہاں پہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. جس گروپ کا ہم نے سپورٹ کیا تھا وہ جیتے ہیں, تو اس کو بھی بالکل ظاہر ہے کہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے. اور دیکھیں آپ جو 2 باتیں کہی ہیں, ایک تو آپ نے فواد چودھری سے ریلیٹڈ بات کی تھی کہ اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت ایک بہت بڑی سیاسی جماعت بن گئی ہے. کوئی چھوٹی سیاسی جماعت نہیں ہے. اب بہت سارے نئے لیڈرز آ گئے ان 2-2.5 سال کے عرصے کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا انفیکٹ جب سے یہ ہماری حکومت گئی تھی اس کے بعد سے بہت سارے لوگ تھے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, اور ان کے چھوڑنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ختم ہو گئی ہے. لیکن یہ سب بھول گئے تھے کہ کوئی اور سیاسی جماعت نہیں, عمران خان کی سیاسی جماعت ہے, وزیر اعظم عمران خان کی, اور اس نے اٹھنا تھا. اور آج آپ کے سامنے مقبولیت جس طرح فارم 45 کی بیسس پہ پورے پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, اس کا ساتھ دیا. تو اب جو لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں, اب اس بات کا احساس کریں کہ ان کو پریشانی تو ہے, اس بات کی ان کو تکلیف تو ہے کہ جنہوں نے اسٹرگل کیا, جنہوں نے مشکلات دیکھی, آج وہ کھڑے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ جو پہلے رن کرتے تھے سارے شو کو, آج وہ ساتھ نہیں ہیں. تو بیانات تو ان کے آئیں گے اور وہ کوشش بھی کریں گے آنے کی, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے آنے کا فیصلہ بھی عمران خان نے کرنا ہے. تو ان ساری باتوں کو, ان تمام لوگوں کو اگر اگنور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہے, اور ہم مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں. صاحب کو اگنور کیا جائے, میں عرض یہ خرم صاحب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیل کاٹی ہے, ان کا آپ کی پریزنٹ ڈے قیادت سے شکوہ ہی یہی ہے. ہمارے پروگراموں میں کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, شعیب شاہین صاحب, جن سے ان کے پرابلمز ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لوگ تو کبھی جیل نہیں جاتے, میں تو جیل بھی کاٹ کے آیا ہوں, اور زبردستی پریشر ڈیوریس میں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ وفادار نہیں ہے خان صاحب کے, وہ تو خان صاحب سے آج بھی بڑی ملاقاتیں کرتے ہیں. نہیں دیکھیں, میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے نا. جب وزیر اعظم عمران خان واپس آئیں گے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ کس نے جماعت میں رہنا ہے, کس نے نہیں رہنا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, آپ کے سامنے مثالیں ہیں, اعجاز چودھری کی مثال ہے, یاسمین راشد کی مثال آپ کے سامنے ہے, بے شمار ہمارے ساتھی ہیں جو آج بھی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور عمران خان ہمسیلف, ان کے اوپر کس قسم کے جو ہیں اس وقت مشکلات پیدا کی گئی وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے, آئسولیشن کے اندر عمران خان کو رکھا ہوا ہے, قید تنہائی کا شکار ہیں وہ, اور ان کا جو سیل ہے وہ بند کیا گیا ہے. تو آپ کو اندازہ لگا سکتی ہیں کہ کتنی پریشانیوں سے ہم خود گزرے ہیں. اور خرم صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کو اچھی امید ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قیادت کے ہوتے ہوئے عمران خان کی رہائی معجزہ ہوگی. نہیں دیکھیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, معجزے کی بات کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ رہائی ہوگی, بہت جلد ہوگی. ہمیں اپنے اداروں پہ بھی یقین ہے, ہمیں اپنی عدالتوں پہ بھی یقین ہے. مشکلات ضرور ہیں, پریشانیاں ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن عمران خان دیکھیں, عمران خان کی ٹریننگ کیا ہے. عمران خان نے جو ہمیں ٹرین کیا, ہمیشہ اس بات پہ ٹرین کیا کہ ہمت نہیں ہارنی ہے, ہم نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. تو ہم کوششیں کرتے رہیں گے, اور ہمیں اس بات پہ یقین ہے کہ کامیابی ہوگی. اگر عمران خان باہر آنا چاہتے تو آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں کہ بہت پہلے آ چکے ہوتے, ڈیل کر چکے ہوتے. باقی جو ہیں سیاستدانوں کی طرح انگلینڈ چلے گئے ہوتے یا سعودیہ چلے گئے ہوتے, لیکن آج بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور غالباً کسی ہمارے پچھلے پروگرام میں نہال صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کو ڈیل آفر ہی نہیں ہوئی ہے خان صاحب کو. نہیں, ظاہر ہے نہال صاحب سے آپ ایکسپیکٹ کریں گی, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے, تو آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گی اس طرح کی باتیں. لیکن پورا پاکستان آپ کہتے ہیں فیکٹ نہیں ہے, یہ چیز جانتا ہے حقائق انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کیا. نہیں, یہ سب باتیں, ان باتوں کو امپورٹنس دینے کی ضرورت. دیکھیں, جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا چکے ہیں, آپ میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے بارے میں اگر آپ ذکر کریں گی تو میں سمجھوں گا آپ اپنے جو ہے نا اتنے زبردست شو کا ٹائم ضائع کریں گی, اور اس کے علاوہ اس طرح کی باتوں کو امپورٹنس دیں گی تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو مشکلات سے باہر کس طرح نکالنا ہے, پاکستان میں رول آف لا کو جو ہے کس طریقے سے واپس قائم کرنا ہے, پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کرنا ہے. جو لوگ آج جو نو بڈیز ہیں ان کے بارے میں بات کر کے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے پیچھے جانا ہے. تحریک انصاف وہیں کھڑی ہوئی ہے, بہت مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز آئیں گے تو لاسٹ یعنی جو پارٹی کو چھوڑ کے گئے آپ کے ویو میں ان کی باتیں معنی نہیں رکھتی. ظاہر ہے ہمارے لیے تو رکھتی ہے نا, کیونکہ وہ بڑے اہم بیانات دیتے ہیں اور سیاسی طور پر بہت اہمیت ہے ان بیانات کی. بٹ یو سے کہ دیر نو بڈی. آپ یہ دیکھیں نا, نہیں دیکھیں, مجھ سے زیادہ تو تجربہ آپ کا ہے نا, آپ سیاست کو مجھ سے شاید زیادہ بہتر طریقے سے جانتی ہیں, تو آپ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ جو بھی لوگ اس وقت پارٹی چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ اپنی امپورٹنس پیدا کرنے کے لیے کس قسم کے بیانات دیں گے. جب تک اس طرح کی کنٹروورشل بیانات نہیں دیں گے تو ان کی امپورٹنس نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں تو دے آر نو بڈیز, دے ڈونٹ میٹر.
वो कोई खान साहब का ही शायद बयान था कि पता नहीं दे डोंट मैटर, ये अच्छा वही आपने शायद दोहराया है। अच्छा निहाल साहब, मैंने इब्तिदा की थी, शायद उस वक्त आपको कोई टेक्निकली आवाज़ नहीं पहुंची, मैं इसलिए कह रही थी सवाल तो आपसे पहला बनता है ना कि PMLN मैंने आज इब्तिदा में चलाया शहबाज साहब का PM का शॉट, जहां वो कहते हैं कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, और वही पुराना जारहाना अंदाज आज हमने शहबाज शरीफ साहब का देखा। तो ये बताइएगा ये कैसे मुमकिन है जब आप लोग अपने इत्तेहादियों को जो है वो इस कदर नाला कर चुके हैं, और जाहिर है फिर वो कहते हैं ना जहां आग है वहां तो धुआं होगा। शौकत यूसुफजई साहब PTI के जो कई लोग हैं वो ये वाली बात करते हुए नजर आते हैं, जैसे शौकत साहब ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई से लगता है कि मौजूदा शहबाज हुकूमत ईद से पहले ही खत्म हो जाएगी। ये बात उन्होंने की है, ये एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली आपकी इन फाइटिंग को देख के, ये तासुर सबको जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुना, बदगुमानी का कोई इलाज नहीं है नंबर 1, और खुश फहमी का भी कोई इलाज नहीं नंबर 2। तो जो बदगुमान है उन्हें बदगुमान रहने दें, जो खुश फहमी में है उन्हें खुश फहमी में रहने दें। लोग पूछते हैं, देखिए हमारी जो इत्तेहाद है उस इत्तेहाद में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत है कि बरमला टेबल पे भी और बाहर भी हम एक दूसरे को समझने के लिए, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए मीडिया में भी आके बात करते हैं और उसको बैठ के रिजॉल्व भी करते हैं। अगर हमारे इत्तेहादियों को हमसे शिकायत होती है तो जमहूरी माशरा है, वो हमें मीटिंग में भी बताते हैं, मीडिया में भी बताते हैं, और हम उससे खंदा पेशानी से कबूल करते हैं, और जो डुएबल मैटर्स होता है हम उसको डुएबल करते हैं और आइंदा भी करेंगे। हमें पता है यही जमहूरियत का हुस्न है। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि जनाब जो यूसुफजई साहब बात करें वो हमारी बात छोड़ दें, हमारे लिए अपना दर्द ना ज़ाया करें। वो KP के जो अवाम है जिनके साथ ये 11 साल से वादे कर रहे हैं, कभी 1 करोड़ नौकरी की, कभी 50 लाख घरों की, आज वो खुद परेशान है, उनके पास बोलने का कुछ नहीं है। इसलिए कि इनकी पार्टी, कौन सी पार्टी को हम रिकॉग्नाइज करें? जो फैमिली की पार्टी है उसे करें, जो लॉयर्स की पार्टी है उसे करें, जो पार्लियामेंटेरियंस की पार्टी है उसे करें। किस पार्टी को हम पार्टी समझें? या जो बैरिस्टर गौहर को कुछ मानते कुछ नहीं मानते उनको करें, या जो लोग, तो ये सबसे पहले तो अपनी पार्टी की फिक्र करें, अपनी पार्टी। और मैं ये समझता हूँ जब इस तरह की गुफ्तगू होती है कि कोई पार्टी नहीं है, इन्होंने जो कुछ किया 3.5 सालों में, मैं अपने भाई को सुन रहा था, 11 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, और 3.5 सालों में सिर्फ ये कि अमेरिका में बैठ करके ये कहना कि कश्मीर फतह कर लिया है और जेल से तुम्हारे AC और पंखे निकाल देंगे। एक एओटा ऑफ सक्सेस बता दें, जो लोन, जो पाकिस्तान की कर्ज उस 3.25 साल में लिया गया, पाकिस्तान के तारीख में उसकी शवाहिद नहीं। हाँ, इनको कामयाबी मिली है, वो ओनली ऑन सक्सेस जो है वो सोशल मीडिया पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने पे मिली है। नौजवानों के इखलाक को, किरदार को, आदाब को, जबान को बिगाड़ने में मिली है। नौजवानों के अंदर जो कामयाबी मिली है, इन्होंने बड़े खुश असलूबी से पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, सियासी निज़ाम के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ, मीडिया में बैठी खवातीन एंकर्स के खिलाफ इन्होंने जो जहर उगला है और जो बेहूदगी की है, उसमें हम इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये कामयाबी इनकी जरूर है, ये इनकी कामयाबी है। एक निहाल साहब, आपने उनको खूब आपने तनकीद का निशाना बनाया, बट एक अर्ज आपसे ये भी है कि आपसे सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद साहिबा, जो वो एक मैंने अपने इब्तिदाइये में ये पूरी चीज़ कवर की थी, वो कहती हैं कि जब एहसन इकबाल साहब कराची तशरीफ़ लाए, सिंध तशरीफ़ लाए थे, तो उनसे ताजिरों के कुछ मतलब कहते हैं कोई रट्टे लगाए हुए सवालात, प्लांटेड सवालात करवाए गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी मरियम नवाज साहिबा आप हमें दे दें और आप मुराद अली शाह साहब आप रख लें कुछ रोज़ के लिए। तो बाकायदा जो गवर्नमेंट है सिंध की, उनकी तर्जुमान ये कह रही है कि आप लोग प्लांटेड सवाल करा रहे हैं, तो मतलब ये भी एक अच्छा, एक कोई बहुत रोजी पिक्चर तो नहीं है ना? नहीं, अगर आपने ये सवाल पे डिस्कशन करना था तो अतीक मीर साहब को ले लेते। ही इज़ द राइट पर्सन, वो जिन्होंने ये सवाल किया था। ना मैं उसके दिल का हाल सिर्फ अल्लाह को मालूम होता है, ना बीबी सादिया को मालूम। हम सब आपस में एक दूसरे को बहुत इज्जत से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैंने आपको कहा ना कि वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एक तो मैं समझता हूँ कि
पीपल्स पार्टी में और PMLN में ये मैच्योरिटी है कि मरियम के पास टाइम नहीं है अपने सूबे को संवारने में, बनाने में, बेहतर करने में, ना कि वो दूसरे की तरफ देखें। अगर कोई दोस्त इस तरह की बात करते हैं तो उनका जहनी इख्तरा होगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। मेरे भाई ने कहा कि जेल में है, जेल में ऑफेंस करके गए भाई। अगर जेल में खान साहब हैं तो जमहूरी और पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं है, ऑफेंस किया है। ये जिन लोगों भी जेल में है दे आर ऑफेंडर्स। आप जो ऑफेंडर है उसके लिए देखिए, हम भी तो जेल में 2-2 साल रहे, मरियम भी 1.5 साल रही है। शहबाज शरीफ साहब जो आज वजीर आजम पाकिस्तान है, एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उन्होंने 22 माह जेल में गुजारे हैं। और फिर दावत अगर देते तो ये फुर हो जाते। दावत किसी ने दिया नहीं तो फुर होने का सवाल ही नहीं। एक नाम बता दे, एक मुल्क बता दे, एक शख्स बता दे। पूछ लेते हैं खुर्रम साहब से, बिल्कुल पूछते हैं। नाज साहिबा हमारे पास भेज दो। आई टेक इट अक्रॉस टू नाज साहिबा, मुल्की या बैनुल अक़वामी। पूछ लेते हैं। चैलेंज दिया है भाई निहाल साहब ने कि बता दें कि कहाँ की दावत आपको ये ऑफर दी गई थी, या कोई शख्स का नाम बता दें। बट नाज साहिबा, ये जो आपकी तरफ एक सवाल आता है, ओवर टू यू। वो कहती है मरियम नवाज साहिबा इतनी मसरूफ हैं अपने सूबे की खिदमत में, उनके पास टाइम नहीं किसी की टांग खींचने का। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा, बहरहाल ये सवाल उन्होंने इसी एक तनकीद के टू एंड फ्रो में उन्होंने सवाल उठाया था कि ये जो 100 तर्जुमानों की फौज है, अगर कारकर्दगी है तो सिंध गवर्नमेंट को क्या जरूरत है इस फौज की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है कि तल्ख जुमले कसना एक दूसरे के ऊपर ये नामुनासिब है, और बिलखुसूस एक ऐसे वक्त के अंदर जबकि हमारी एक वफाकी हुकूमत में एक इत्तेहाद बहुत अहम इत्तेहाद साबित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, बगैर किसी लालच के। ना कोई वजारत हमने वफाक में ली है, ना कोई हम मरात लेकर बैठे हुए हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे ओहदे हैं उनके अलावा हमने कोई वजारतें नहीं ली हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही एक अच्छा प्रेसिडेंट है जो पीपल्स पार्टी ने भी सेट किया, और वफाक में जो है जहाँ पे हम इत्तेहाद के जरिए एक साथ बैठे हुए हैं, हुकूमत PMLN को एक अपॉर्चुनिटी मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सर्व करे लोगों को। तो वहाँ पे हम अपना एक पॉलिटिकल, जिस तरह निहाल हाशमी साहब ने अभी बात कही और बिल्कुल सही बात कही, कि एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बाकी तंदो तेज बयानात और इसका सिलसिला, कहीं कहीं नोक झोंक, इस किस्म की चीजें अपनी जगह चलती रहती हैं, उनको चलता रहने दें। और मेरा ख्याल है कि वो अहम बात नहीं है। हाँ, आई डोंट माइंड। आई थिंक देखिए, उसमें हकीकत ये है कि ये बात में तो ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट आइडेंटिटी, एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी विद डिफरेंट आइडियोलॉजी, विद सैक्रिफाइसेस, विद स्ट्रगल, और अपनी ही एक शनाख्त रखती है। और इसी तरह PMLN को आप देखें, वो एक मुख्तलिफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है, उनकी अपनी एक सोच है, अपना एक नजरिया है और अपना काम करने का तरीका है। ये दो पार्टी जम तो नहीं हुई ना कि हम एक दूसरे के ऊपर बस फूल ही बरसाते रहेंगे। कहीं नोक झोंक का सिलसिला भी हो जाता है, लेकिन नोक झोंक जरा सीरियस इंटेंसिटी की इस वजह से नाज साहिबा एक इनएविटेबल सवाल आ जाता है ना, जब आपके गवर्नर ये कह रहे हैं पंजाब के कि पूरी फॉर्म 47 पे बैठे हैं लोग, कराची में भी फॉर्म 47 कई लोगों को मिला है। दिस इज ऑफ वेरी सीरियस इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। ओके, आई टेल यू वन थिंग। इसमें देखें, बात यह है कि जो स्पोक्स पर्सन की बात है तो वो हमारी मर्जी है। हम 100 स्पोक्स पर्सन रखें, हम 500 स्पोक्स पर्सन रखें, हम 1000 स्पोक्स पर्सन रखें। दर हकीकत तो 15-16 से ज्यादा नहीं है स्पोक्स पर्सन, लेकिन जितने भी हम रखें, ये पीपल्स पार्टी का मामला है, ये हमारा मसला है। वी डोंट केयर कि PMLN जो है वो 50 स्पोक्स पर्सन रखती है, ये 5000 स्पोक्स पर्सन रखती है, वो उनका मामला है। तो आई थिंक ये वो डोमेन है जो कि हमारा अपना। वैसे आप लोग ना साहिबा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई रिकॉल आप लोग बहुत तनकीद करते थे जब बुज़दार गवर्नमेंट के कई सारे तर्जुमान हुआ करते थे PTI दौर में। मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा, तर्जुमानों की क्या बात जो अभी मैं आपको करने, देखिए तर्जुमान की जरूरत क्यों है? तर्जुमानों की जरूरत इसलिए है कि सिंध हुकूमत जो काम अच्छा कर रही है, या बेतहाशा ऐसे काम हुकूमत ने किए हैं, ऐसी ऐसी कानून साजियां की हैं, लेकिन शायद हम उसको उस तरह से लोगों तक
पैगाम को पहुंचाने के लिए अगर हम समझते हैं कि स्पोक्स पर्सन की जरूरत है, कि अगर हम हेल्थ सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं, अगर हम ट्रैफिक रिफॉर्म्स के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम पुलिस के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, अगर हम तरक्याती मंसूबों पे कोई काम कर रहे हैं, तो क्या पता गुलजार साहब ने भी इसीलिए रखे हो। हमारे नहीं, हमारे स्पोक्स पर्सन जो है वो तनख्वाहों के ऊपर नहीं कर रहे काम। हमारे स्पोक्स पर्सन जो है वो बेस्ड ऑन यस उनको कोई तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। ये बड़ी अहम बात आपने हमारी इंफॉर्मेशन में इजाफा की है। हमारे स्पोक्स पर्सन को गाड़ियां नहीं दी गई, हमारे स्पोक्स पर्सन को सरकारी दफातर नहीं दिए गए, और वो अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े होकर फिर भी अगर पार्टी की और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कारकर्दगी है उसको अवाम तक पहुंचा रहे हैं पार्टी के नुमाइंदे होके, तो मेरे ख्याल है इससे बड़ी अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। बट देन अगेन ना साहिबा ब्रिंग्स मी टू द काउंटर क्वेश्चन कि क्या पता बाकी भी जो स्पोक्स पर्सन है इंक्लूडिंग अजमा बुखारी साहिबा हरसेल्फ एंड पीटीआई स्पोक्स पर्सन इन द पास्ट, क्या पता वो लोग भी वॉलंटरी सर्विस कर रहे हो अपनी पार्टी को। नहीं, अच्छा मैं आपको हो सकता है करते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप अभी बात कर रही थी बोजदार साहब की। बोजदार के दौरे हुकूमत में सिवाय ट्रांसफर पोस्टिंग के, फरा गोगी के और दीगर जो मामला चल रहे थे किस तरह से चल रहे थे, तो मतलब बे से बोजदार चल रहा था, तो कहीं कोई जो है मतलब फाल नामों के ऊपर मामला चल रहे थे, तो मेरा ख्याल है वो मामला अगर उसमें कोई आप मुझे 5 साल 3.5 साल जो इनकी हुकूमत रही पंजाब में, उसके अंदर आप मुझे बता दें ऐसी कौन सी कारकर्दगी थी, उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। उस पर हमारे आपस में डेफिनेटली पीटीआई के मेरे बहुत अच्छे भाई हैं खुर्रम शेरजमान, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट जी, आप लोग कॉलीग्स भी रहे हैं नॉट मेनी इयर्स अगो। हाँ, ये एब्सोल्युटली, और वो उनकी अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है और बहुत ही समझदारी से बात भी करते हैं। देखिए, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह होंगे, हम सियासी तौर पे मुखालिफत हमारे इश्यूज के ऊपर होंगे और रहेंगे। बात यह है कि इस वक्त हमने मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। क्या ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल है कि आए दिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके एक दूसरे की मुखालिफत के ऊपर तनकीद करते रहें, या हम कोई मराद के काम के ऊपर फोकस करें, या कोई हम मुल्क को आगे की डायरेक्शन में ले जाने की बात वेरी फेयर। मैं बिल्कुल अहम आपने एक नुक्ता छोड़ा है इस पूरी बात में जी। आज पार्लियामेंट के अंदर हालात ये हैं जी, राइट ब्रेक वो पार्लियामेंट की तारीख थी, और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा, खैर ये बहुत जरूरी सवाल है, ये ब्रेक के बाद आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे ये ज़रूरी मामलात अब आगे ले जाते हैं, और खुर्रम साहब की तरफ जाने से पहले, क्योंकि निहाल साहब ने एक चैलेंज भी थ्रो किया है कि अगर इतना आपको लगता है कि कहीं से ऑफर आई है तो बता दें कि कहाँ से, किस मुल्क में, या कौन शख्स कोई फ्रेंडली कंट्री का बड़ा रहनुमा गारंटर है खान साहब का। बट एक खुर्रम साहब, इसी सवाल से पहले ये एक आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आज बहुत गर्दिश कर रही है ये चीज़। ये एक बैनर है, नाजरीन भी देखें, इसमें लिखा है मीडिया सामने बदमाशियां ते खत विच माफिया। ये डीजी खान का जो जलसा था आज, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, उनके जलसे में ये एक बैनर किसी एक उन कारकुन ने उठाया हुआ है, और ये बैनर नन अदर देन ख्वाजा आसिफ और कई लोग हैं PMLN के, कई सहाफ़ी भी हैं जिन्होंने ये बैनर ट्वीट किया है, और वो ये कह रहे हैं कि देखें अवाम में आपका तासुर बड़ा एविडेंट है कि आप लोगों की पॉलिसी बिल्कुल ड्यूअल है। आप लोग ऑन द फेस, आप लोग एक बड़े आइडियोलॉजिकल किस्म के और नज़रियाती किस्म के और लेफ्ट किस्म के आप लोग बनते हैं, लेकिन ये कि अभी भी एक जो माफियों का सिलसिला है वो आपकी जमात की तरफ से चल रहा है। तो मतलब PMLN के लोग कहते हैं कि दिस इज द इंप्रेशन, योर रिस्पॉन्स टू दिस। नहीं, देखिए, इनके तो अपने बहुत सारे मसाइल हैं, इनकी बातों पे हमने क्या है, इनके अपने मसाइल के ऊपर हमने रिस्पॉन्स करना है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं ना कि किसने ऑफर की और कहाँ से ऑफर आई है, उसके ऊपर मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा मोना, कि जिनको ऑफर की गई थी ना उन्होंने ही बताया। और आपको याद हो कि अलीमा बाजी ने खुद अपनी जो है प्रेस स्टेटमेंट के अंदर जब जेल से बाहर आई थी उन्होंने कहा है, उनके अलावा खान साहब के जितने भी वकील हैं वो इन बातों को बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, हम उनको सबसे पहले आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म कहते हैं, उसकी वजह है कि आप जानते हैं कि 180 सीट वाले जो होते हैं वो वज़ीर आज़म ही होते हैं। अब ये तो बेचारे 17 सीट वाले हैं, तो वो जिनको ऑफर की गई थी उन्होंने ही बताया। दूसरी बात ये कि देखिए, इस बात को आप समझ लें मोना कि इन दोनों के आपस में जो है इनके अपने इंटरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी बंदर बांट है बेसिकली इस वक्त जो चल रही है, मैं माजरत चाहता हूँ अपने अल्फाज का, और ये बंदर बांट जो है वो सारी
मराद की बंदर बांट है, औहदों की बंदर बांट है और ठेकों की बंदर बांट है। मुल्क इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवाम इनको माफ़ कर देगी तो ये किसी गलत फहमी के अंदर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं मोना, उसकी ज़िम्मेदार जितनी पीपल्स पार्टी, जितनी PMLN है, उतनी ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने इनका साथ दिया हुआ और उस साथ की बुनियाद के ऊपर जो है ये यहाँ पर आए हैं। NQM को तो हम किसी गिनती में लेते नहीं है, क्योंकि उनके तो कराची के अंदर एक भी सीट नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चलें अपने सूबा सिंध उन्होंने जीता है, जिसको हम जो है मानते हैं, सवाए कराची की 4 सीटों के, लेकिन उसके अलावा तो उनका अपना जो वोट बैंक था वो जीते हैं। लेकिन PMLN की तो कोई गिनती नहीं है ना। अब मेरा ये सवाल है कि क्या अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफ़ कर देगी कि यहाँ पे ना अवाम के पास पेट्रोल सस्ता, ना यहाँ पे डीजल सस्ता, ना डॉलर आज कम हुआ है, इकॉनमी जो है वो तबाही के दिहाने के ऊपर खड़ी हुई है, ना यहाँ पे बिजली सस्ती, ना यहाँ पे गैस सस्ती। मतलब चले सस्ती की बात तो छोड़ देते हैं ना, कि जो प्राइस हम छोड़ के गए थे उससे भी डबल जो है ऊपर चले गई है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इनकी नहीं, लेकिन खुर्रम साहब आपसे एक सवाल ये नहीं बनता, क्या ये सच नहीं है कि इलेक्शन 2024 के बाद पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर की थी कि आप इनके साथ मिल जाएं, कोई शिराकतदारी कर लें, आप लोग खुद नहीं आए, आप लोग खुद हुकूमत नहीं लेना चाहते थे। अगर आप फरमा रहे हैं कि ज्यादा सीटों वाला PM होता है तो आप लोग बन जाते PM, आपके पास बाकायदा मौका था, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर किया डिस्पाइट डिफरेंसेस विद यू, आपने क्यों इनकार किया? आप इस बात को समझें कि हमारी जो सीटें थी वो 180 सीटें थी, लेकिन यहाँ पे 17 सीटें जीतने वाले को वजीर आजम बना दिया गया है। अब देखें ना कि थोड़ी देर पहले तो आप नहीं बनेंगे तो कोई और तो बनेगा ना। और अभी थोड़ी देर पहले बुज़दार साहब के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ पे ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे सूबे सिंध में जो है वो दूध की नहरें बह रही हैं। आपको खुद पता है कि यहाँ पे मेरे ख्याल से मुराद अली शाह साहब का कोई तीसरा दौर है। ये 2013 में जब मेरा पहला टेन्योर था तो उसकी आखिरी साल में मुराद अली शाह साहब सिंध के वजीर आला बने थे। 2018 से 23 तक भी होते हैं और 30वीं दफा हैं। लेकिन सिंध के हालात क्या हैं वो आप सबके सामने है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं तो घंटों तक बात कर सकता हूं। और रही बात पंजाब की, कि वो बात हो रही है कि पंजाब जैसे बहुत तरक्की कर रहा है, तो वो तो एक बारिश के अंदर जो है ना रंग भी नहीं रहा इनका रोड के ऊपर, तो ये क्या अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं निहाल साहब आप KP की भी बात कर लें, क्योंकि KP वालों ने भी आपको तीसरी दफा जो मैंडेट दिया वहां पर भी जितने वादे थे कोई वफा ना हुए। निहाल साहब ने तो बड़ी लंबी चार्जशीट सुनाई है। KP में बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और उसी की बुनियाद के ऊपर जो है KP में 2 या 3 दफा हमारी हुकूमत आई है। लेकिन अगर लेट्स से कि KP में काम नहीं हो रहा है, अगर KP में कोई खराबी है, तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनको जो है ना कहूँ कि नहीं सिंध जो है वो भी ठीक काम कर रहा है। अगर KP में बेहतरी की जरूरत है तो बिल्कुल बेहतरी की जरूरत है। KP में हमारे जो CM वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली और अच्छा करने की जरूरत है। पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन आप ये कहें कि पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं या सूबे सिंध जो है वो बहुत बेहतर है, यहाँ तो देखें डाकुओं का खात्मा नहीं हो पा रहा है। PTI के लोगों के ऊपर जिस तरह छापे पड़ते हैं, मेरा सवाल है उस तरह डाकुओं के पास क्यों नहीं छापे पड़ते हैं? जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर क्यों नहीं इस तरह के छापे पड़ते हैं? सारी मुसीबतें तहरीक इंसाफ के ऊपर क्यों आती है? अभी जब आप ब्रेक के ऊपर गई थी मोना, तो मेरे पास मैसेज आया था कि सेनेटर एजाज चौधरी को जो है वो कोट लखपत जेल से जो इनको शिफ्ट कर दिया गया है हॉस्पिटल के अंदर, इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हार्ट का पेशेंट है। और इसी तरीके से यास्मीन राशिद जो है वो कैंसर सर्वाइवर है। तो ये क्या समझ रहे हैं कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये समझते हैं कि इनकी माफी हो जाएगी? मैं तो कहता हूं कि ये याद रखें कि जो कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा टाइम आपके ऊपर भी आना है, दोबारा आपके ऊपर आएगा। माफी की गुंजाइश तो देखें बिल्कुल नहीं है। जो कुछ मोना, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं 2 साल बाद टीवी के ऊपर आया हूँ, तो 2 साल जो हमने सहा है वो तो हम ही जानते हैं ना। जो कुछ जो नाइंसाफियां हुई हैं, जिम्मेदार तो हम आप ही को ठहराएंगे। सूबे सिंध में अगर नाइंसाफी हुई तो उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है, अगर पंजाब में हुई है तो PMLN हुई है। तो ये तो बाकी रही बात इन दोनों के आपस के इश्यूज की, मैंने आपको बड़ा क्लियर वर्ड में बता दिए। ये इनकी आपस की बंदर बांट है, इनके आपस के इश्यूज हैं, इनको ओहदों पे रहना है, इनको पंजाब में पीपल्स पार्टी को अपना शेयर चाहिए है, इसी तरीके से KP में भी चाहिए, गवर्नर के थ्रू ये अपनी जो अच्छा ना साहिबा, ये आई थिंक आपकी तरफ ज्यादा सवाल है, क्योंकि खुर्रम साहब ने एक तस्करा किया सिंध का कि वहां पर भी जिस तरह के क्रैकडाउन का सामना है PTI वालों को, वैसा आपने ना स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा, ना आपने डाकुओं को पकड़ा, सिर्फ सारा जोर इनके ऊपर आजमाया जा रहा है। जबकि ऑन रिकॉर्ड तो पीपल्स पार्टी के लोग कई दफा कहते हैं कि सिंध में तो शुक्र करें कि हम लोग हैं, वरना तो आपके साथ पता नहीं क्या क्या हो जाना था। मैं माजरत मेरे सवाल के साथ ही मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। साहिबा प्लीज रिस्पॉन्ड टू इट आफ्टर वी आर बैक। स्टे विद अस नाज़रीन।
جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے قبل ناز صاحبہ کے لیے ایک سوال عرض کیا تھا ناز صاحبہ, اوور ٹو یو. عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی بقول خرم شیر زمان صاحب کے. دیکھیں عوام ووٹ دیتی ہے, اس کا مطلب ہے عوام پسند کرتی ہے, تو عوام موقع دیتی ہے خدمت کرنے کا. خود ابھی میرے بھائی خرم نے کہا کہ اندرون سندھ سے جتنا پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی مارجن کے ساتھ جس طرح جیت کے آئی, اور بالخصوص کراچی میں بھی ہمارے سیٹیں جو ہم نے اس دفعہ زیادہ سیٹیں لی ہیں, یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, عوام کے بنیادی مسائل حل کر رہی ہے. آج چیمپئنز ٹرافی بھی اس بات کی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ شہر کراچی میں امن واپس لوٹا ہے, اور یہاں پہ کھیل اور کرکٹ کی طرف لوگ آگے بڑھ کے دیکھ رہے ہیں. باقی جو بات ہے, دیکھیں اگر کسی کو جیلوں میں ڈالا گیا یا کسی کو نہیں ڈالا گیا یا جو بھی معاملات ہوئے, مجھے آپ یہ بتائیے کہ ہم نے تو کوئی انتشار نہیں کیا تھا نا. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی 3.5 سال, ہم نے تو انتشار نہیں کیا تھا, ہم نے تو 9 مئی جیسے واقعات نہیں کیے تھے, ہم نے تو اسلام آباد میں دھاوا بول کے درخت نہیں جلائے تھے, ہم نے تو سرکاری عمارتوں میں گھس کے دھاوا نہیں بولا تھا, ہم نے تو اداروں کے خلاف اس طرح کی کمپین نازیبا کمپینز نہیں چلائی تھی, ہم نے تو فیک اکاؤنٹس کے اوپر باہر ملک سے بیٹھ کے فیک اکاؤنٹ چلا کے اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا نہیں کیا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو پارٹی کے وہ بھی تو نہیں کر رہے ویسے ناز صاحبہ. پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ وہ سارے اکاؤنٹس ان کے ہیں ہی نہیں. نہیں, میں بات ذرا اپنی مکمل کر لوں. اس کے باوجود 9 مئی بھی تو تھا نا, یہ تو ایک حقیقت ہے, ایک تلخ حقیقت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک طرف آپ رکھیں, اور دوسری طرف ہم جو کہ جمہوریت پسند لوگ ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی, سیکریفائسز دی, اور اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو کھویا ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی کے لیے. ہم وہ پارٹی جنہوں نے جب عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی جب بنی, پہلے دن کہا کہ قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں, جمہوریت کو لے کے چلو. یہ بہرحال میں نے خرم صاحب سے سوال پوچھا تھا. انہوں نے تو چہرے کا رخ اس طرف کیا ہوا تھا, یہ تو اپوزیشن کی طرف دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے تھے, اور اپوزیشن کی تمام فرنٹ بینچز کے لیڈروں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا تھا. کسی پہ منشیات کے کیسز ڈال دیے, کسی پہ کوئی کیس ڈال دیا, اور بڑے بڑے جو سینئر لیڈران ہیں سب کو جیلوں کے اندر ڈال کر یہ کہتے تھے ہم انتقام لیں گے, ایسیاں بھی اتارو, ٹی وی بھی نہیں دو. یہ تو ابھی جو آپ وہ بتا رہے ہیں خرم صاحب, جیسے اعجاز چودھری صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہے, ہاسپٹل منتقل ہوئے ہیں. یاسمین راشد صاحبہ کا انہوں نے کیا. کرنا چاہوں گا ہاں جی مونا, اگر آپ اجازت دیں, میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میرے پاس اس وقت آپ بریک پہ تھی تو میں نے سی پی ایل سی کی رپورٹ نکالی تھی کراچی کی کرائم ریٹ کے اوپر 2022, 23, 24 کا. میں آپ کو بتاؤں کہ 6454 گاڑیاں جو ہیں وہ کراچی میں چوری ہوئی ہیں یا چھینی ہیں. 1,65,994. جی اچھا رائٹ, نہیں ناز صاحبہ رائٹ, جی تفصیل ہے یہ ساری کافی ناز صاحبہ کی ٹرن تھی. میں پوچھ رہی ہوں خرم صاحب, یہی سوال ہے ان سے, وہ اسی کا جواب فرما رہی ہیں, اور آئی تھنک نہال صاحب سے میں نے بات کرنی ہے. جی مونا, تو میں جو بات کر رہی تھی, میں جو بات کر رہی تھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 9 مئی نہیں کیا, ہم نے جلاؤ گراؤ کی سیاست نہیں کی, ہم نے سول نافرمانی کی باتیں نہیں کی, ہم نے نہیں کہا کہ بل نہ دو, ہم نے نہیں کہا ریمیٹنس نہیں دو, ہم نے نہیں کہا کہ بھائی بیرون ملک سے پاکستان پیسے دینا بند کر دو. ہم نے یہ چیزیں نہیں کی. ان شرارتوں کو نہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ جس قسم کا ناروا سلوک ہوا پی ٹی آئی کے دور حکومت میں, سب کو جیلوں میں ڈال کے, خواتین کو پارٹی کی خواتین کو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین لیڈر ہوں چاہے پی ایم ایل این کی ہوں, ان کو کس طرح سے گھسیٹ کے جو ہے وہ جیلوں میں بند کیا گیا, کتنی انسلٹ کی گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ سب وقت ہم کہتے رہے ان کو کہ خدارا یہ چیزیں اچھا, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وقت جو ہے وہ واپس آئے گا. نہال صاحب یور ویو پلیز. لیکن نہیں, مجھے ایک بات مونا, میں ٹائم کم ہے ناز صاحبہ. مونا ایک بات آپ کو بتاؤں, نہال صاحب ایک میں جملہ مکمل کر لوں نہال صاحب آپ کی اجازت سے. دیکھیں باقی کرائم کی جو بات ہے, تو 4 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے, کرائم بالکل کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن اگر اس کی کرائم کی آپ بات لسٹ نکالیں گے تو پھر ہم کے پی کی لسٹ بھی نکال لیتے ہیں, جہاں پہ منسٹروں کو بھتے کی پرچیاں دی جاتی ہیں. جی یہ بات بہرحال صحیح ہے, میٹر آف فیکٹ ہے, کے پی میں بھی حالات خستہ ترین ہے, بالکل دہشت گردی کے واقعات ہیں, کوئی اس میں شک نہیں ہے. جی نہال صاحب پلیز. میرا شہر تو کراچی ہے نا, میں تو اپنے شہر اور اپنی صوبے کی میں ایک بات اگر میرے بھائی اجازت دیں تو میں بات کروں. میں خاموش رہا ہوں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مرحوم مشاہد اللہ خان صاحب نے کہا تھا
کہ جو کچھ آج تم کر رہے ہو تمہیں ایک دن بھگتنا ہوگا. تو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو بھگتنا ہوگا, یہ اپنے کیے کی کر رہے ہیں, ہم ان کے کیے کی نہیں کر رہے ہیں. یہ کہتے تھے دو نہیں ایک پاکستان, تو ایک پاکستان میں رہ رہے ہیں تو سارے قیدیوں کو وہ سہولت دیں جو خان صاحب کو اور ان کے لوگوں کو مل رہا ہے. اب جو دیکھیں مجھے یاد ہے کہ FIA نے چھاپا مارا تھا فریال تالپور کو, صحابہ کو عید کے دن FIA سے یہ لے کے جیل چلے گئے تھے چاند رات کو. یہ خرم کی باتیں بتائیں, خرم جو ہے ان کا کیا حال ہے, خرم جو شہر ہے اس کا, چلے آپ نے نام ملا لیا. نہیں میں تو خرم کی بات کر رہا ہوں, خرم بھائی تو نہیں. میں پھر ایک اور بات کر رہا ہوں کہ بوتھ پیپلز پارٹی اور ہم دونوں ذمہ دار ہیں اس ملک کی کامیابی میں کی طرف جو ہم چل رہے ہیں نا. وی آر بوتھ ایکولی پارٹنر آن دا سکسیس آف دس سسٹم. ہم پروگریس کی طرف جا رہے ہیں, امن کی طرف جا رہے ہیں. چلے ہم نے ابتدا تو کی تھی دونوں کی شکایات اور شکووں کے انبار سے, لیکن بہت دوستی ہو گئی لگتا ہے پروگرام میں. وقت کی قلت ہے, معذرت چاہتی ہوں. انشاءاللہ کسی اور نشست پڑھائیں گے بات کو. تھینک یو ٹو ایوری ون. اللہ حافظ.